हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। अच्छा, आज हम ना पहले थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं। जैसे मान लो आपकी जब कोई बंदा एक पूरी अपनी पढ़ाई कर लेता है, अब आप अपने आप ही ले लो, आपने जितना पढ़ना है, जो कोई क्वालिफिकेशन आपने लेनी है पूरी, मतलब जो जितनी भी स्टडी करनी है आपने अपनी स्टडी पूरी कर ली। स्टडी पूरी करने के बाद सबसे पहले क्या करते हो बताओ? ऑब्वियसली हम एक कोई जॉब की सर्च करते हैं, एक लाइक जो हमारी क्वालिफिकेशन से मैच करती है वो जॉब फाइंड आउट करते हैं। और फिर अगर किसी मान लो कोई कंपनी है, हमारा स्कूल ही लगा लो, अगर हमारे स्कूल में एक इंग्लिश टीचर की जॉब वेकेंट है तो स्कूल क्या करता है? ऑब्वियसली स्कूल एक टीचर को फाइंड आउट करता है। जब आप जॉब ढूंढ रहे हो या कोई इंस्टीट्यूट या कोई कंपनी अपने लिए एम्प्लॉय फाइंड आउट कर रही है, तो वो क्या, किसके थ्रू ये सब कुछ करते हैं हम लोग? ऑब्वियसली एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्योंकि कंपनी में जॉब खाली है, लोगों को क्या पता है? स्कूल में जॉब खाली है, लोगों को क्या पता है जॉब खाली है ना? तो वो लोगों को इंटीमेट करेंगे, नोटिफाई करेंगे, तभी लोगों को पता लगेगा। और आप फ्री हो, आप लोगों को बताओगे कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तभी किसी को पता लगेगा कि आप उनकी कंपनी, उनके स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके लिए यू आर वेल मैच्ड टू देयर जॉब और टू देयर वैकेंसी। तो इसलिए आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट। अब हम बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के बारे में। जो एडवर्टीजमेंट होती है, जो आप लोग टीवी पे देखते हो, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हो, सड़कों पे होर्डिंग्स लगे देखते हो, है ना? जैसे कोई शोरूम खुला है या कहीं सेल लगी है तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, तो वो भी सब एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट ही है। आपके घर में ब्रोशर्स आते हैं, है ना? पैम्फलेट कोई फेंक जाता है, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आते हैं, ये सब एडवर्टीजमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, मार्केटिंग करने के। आप इंटरनेट चलाते हो, कोई वेबसाइट चलाते हो, या कोई आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो बीच बीच में ब्रेक में एडवर्टीजमेंट आती है। तो ये सब एडवर्टीजमेंट के अलग अलग वे हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने पेपर पैटर्न की। तो उसमें क्या है, जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट आती है आपको 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। और इसके साथ इंटरनल ऑप्शन आती है नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग हमने पहले किया, आपको मैंने सारा पैटर्न बताया। इसके साथ चॉइस में आता है एडवर्टीजमेंट। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जो उनको इजी लगता है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। किसी को नोटिस राइटिंग इजी लगता है, किसी को एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट होती है वो थोड़ी क्रिएटिव होती है। जो क्रिएटिव माइंडेड बच्चे होते हैं वो एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम पहले आज बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के बारे में। एडवर्टीजमेंट कितनी तरह की होती है? एडवर्टीजमेंट होती है 2 तरह की, एक तो होती है क्लासिफाइड और दूसरी होती है कमर्शियल। जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न, जब मैं आपको समझा रही थी सिलेबस, तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट 2 तरह की होती है, क्लासिफाइड और कमर्शियल। कमर्शियल में डिस्प्लेड हो जाती है ना? और एडवर्टीजमेंट जैसे नॉर्मली पेपर में 5 तरह की आती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, ठीक है, टू लेट सर्विसेज, और टू लेट और लॉस्ट एंड फाउंड। बस यही 3-4 तरह की, 4-5 तरह की जो एडवर्टीजमेंट है, वो सेल और परचेज, है ना? ये 5 तरह की एडवर्टीजमेंट आपको आती है पेपर में। तो आज हम लाइन वाइज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद एडवर्टीजमेंट। अब हम सबसे पहले करेंगे सिचुएशन वेकेंट, ठीक है? सिचुएशन वेकेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कंपनी में कहते हैं जॉब ले लो, जॉब ले लो। मार्केट में सुनो, ये सुनने में क्या आता है, जॉब ले लो, मुझे एक अच्छा टीचर या एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए, उसको एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, मैं 20,000 सैलरी दूंगा, मैं 30,000 सैलरी दूंगा, अच्छे इंसेंटिव्स भी दूंगा, टीएडीए भी दूंगा, बट मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए, एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए। तो ऐसे क्या मार्केट में आपको जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं। ये तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, जैसे लिखा हुआ आता है ना? तो आप लोग पढ़ते हो। तो ये क्या कहलाती है? सिचुएशन वेकेंट। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में या किसी स्कूल में कहीं पे भी एक जॉब खाली है, और जॉब का जो टाइटल आपको बताया, मे बी दैट कैन बी अ टीचर, दैट कैन बी अ अकाउंटेंट, दैट कैन बी अ मैनेजर, व्हाटएवर। और वो उस सिचुएशन वो वेकेंट है, उसके बारे में कंपनी, स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो न्यूज़पेपर में या किसी भी मीडिया के थ्रू लोगों को बताता है। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? सिचुएशन वेकेंट। तो अब हम बात करेंगे सिचुएशन वेकेंट के ऊपर। जैसे जो भी आपका लाइक टाइटल है, जैसे सिचुएशन वांटेड है, सिचुएशन वेकेंट है, टू लेट है,
फॉर रेंट है, सेल और परचेज है, जो भी है वो यहाँ पर आपने बड़ा बड़ा कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, बिल्कुल ऊपर टॉप ऑफ द जो भी एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने उसको स्टार्ट करना है, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डैश, ये हमने डैश से छोड़ा, इट कैन बी अ टीचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकाउंटेंट और व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। भी हमें मुझे चाहिए वेल क्वालिफाइड, अच्छा पढ़ा लिखा एंड एक्सपीरियंस। अब जो यहाँ आपने एक्सपीरियंस लिखा है, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो यू कैन राइट विद 3 years और 2 years एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस अकेला, और कई बार किसी को फ्रेशर चाहिए होता तो यू कैन राइट हियर फ्रेशर, ठीक है। आप लिख सकते हो फ्रेशर, यहाँ पर आप लिखोगे जॉब टाइटल जो भी है आपका, अकाउंटेंट की जॉब खाली है, मैनेजर की है, टीचर की है, जो भी है आप वो यहाँ लिखोगे, और उसके बाद मेल और फीमेल, इट कैन बी अ मेल और इट कैन बी अ फीमेल। मान लो यहाँ रिसेप्शनिस्ट होता तो मोस्टली क्या होता है, लोग रिसेप्शनिस्ट फीमेल्स को रखते हैं ना, तो आप लिख सकते हो मेल और फीमेल, जो भी कोई है आपको, जो आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देन मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस, अगेन मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लिखोगे 3 years, 5 years, 2 years, 1 year, व्हाटएवर जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर आपको फ्रेशर चाहिए तो यू हैव टू राइट फ्रेशर, फिर आपको एक्सपीरियंस वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो क्वालिटीज चाहिए उसमें, लाइक आपको क्वालिटीज चाहिए, जैसे गुड स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए ना, तो आप लिखोगे फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अब आपकी ये रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब। अगर रिसेप्शनिस्ट है, मोस्टली क्या होता है, वो उसकी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसमें उसकी पर्सनालिटी गुड होनी चाहिए, अच्छी मतलब वो टॉकटिव होनी चाहिए, लाइक नॉट टॉकटिव इन अ बैड मैनर, बट भी हर किसी से इजीली वो बातचीत करने वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लिखोगे फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट जो भी है, जॉब रिक्वायरमेंट वाला बंदा है, उसको उसके फील्ड की या उसे जॉब से रिलेटेड कंप्यूटर की अगर जरूरत है तो आप ये वाली लाइन ऐड करोगे भी, कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ दैट कंटेस्टेंट। जो भी आपके पास बंदा आया है जॉब के लिए, इंटरव्यूअर आया है या आएगा, अप्लाई करेगा, तो उसके लिए आप कह सकते हो भी अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल है, ये मतलब है उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटीज, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका टारगेट 20,000 का है तो अगर वो बंदा अच्छा एक्सपीरियंस है और अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें सारी क्वालिटीज अवेलेबल है, तो आप उसको 20 से 25 भी कर सकते हो, 22 भी कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी नेगोशिएबल। देन पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल बी आल्सो बी प्रोवाइडेड। पर्क्स एंड इंसेंटिव्स क्या होते हैं, जो कि अदर देन सैलरी एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स जैसे TAD हो गया, है ना, लंच प्रोवाइड करवा देते हैं समटाइम्स, और बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं भी। इतना अगर आप जैसे सेल टारगेट्स होते हैं, कुछ सेल जॉब होती है सेल्स की, तो अगर सेल्स टारगेट इतना आप अचीव कर ले तो कंपनी आपको ये गिफ्ट प्रोवाइड कराएगी, या कुछ भी कोई भी इंसेंटिव्स होते हैं वो विल आल्सो भी प्रोवाइड। ये अदर देन सैलरी होते हैं, सैलरी में काउंट नहीं होते। और फिर आप लिखेंगे जो भी आप कितने दिन में चाहते हो, भी आपकी अगर अर्जेंट नीड है तो आप बता सकते हो भी विद इन 2 और 3 डेज आप अप्लाई कीजिए। जैसे अप्लाई विद इन 7 डेज, जिस दिन आपने एडवर्टीजमेंट मार्केट में प्रोवाइड की है, निकाल दी है, या न्यूज़पेपर में, टीवी पे, जहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट अगर आपने जहाँ पे डिस्प्ले की है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कीजिए विद कंप्लीट बायोडाटा। कंप्लीट बायोडाटा में क्या आ जाता है, तो उसके बारे में उसकी नॉलेज, उसका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, एज होगी, व्हाटएवर, उसके फादर्स नेम, एड्रेस हो गया उसका, है ना, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस हो गया, अदर जो उसके अंदर क्वालिटीज है ना, जैसे कंप्यूटर नॉलेज होगी। कई लोग टाइपिंग मांगते हैं, जैसे कोई अगर हम कह सकते हैं डाटा एंट्री करने वाली जॉब है जो जिसमें, तो उसमें आपको स्पीड चाहिए, वो कौन सी लैंग्वेज टाइप कर सकता है वो चाहिए, तो वो अदर उसकी हॉबीज हो गई, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई रेफरेंसेस हो गए, तो वो कंप्लीट बायोडाटा के अंदर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कांटेक्ट, किस बंदे को उसने कांटेक्ट करना है, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस प्लस उसका कांटेक्ट नंबर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। जो भी आप एडवर्टीजमेंट लिखते हो ना, उसमें
दो तीन चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। एक तो सिचुएशन वेकेंट, जो आपका टाइटल है, टाइटल ऑफ द जॉब, जो भी एडवर्टीजमेंट है उसका टाइटल है वो होना चाहिए कैपिटल में। सेकंड वन इज उसका जो आपने एडवर्टीजमेंट दी थी उसमें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि जिस बंदे ने अप्लाई किया है वो किसको कांटेक्ट करे, ठीक है, जिसमें कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर होना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीड है या जरूरत है वो क्या है, जो एडवर्टीजमेंट लाइक नोटिस हमेशा ही एक बॉक्स में होती है। अगर एक बॉक्स नहीं होगा तो आपकी एडवर्टीजमेंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये मैंने तो चलो प्रॉपर मेरे से लाइंस खींची नहीं गई हैं क्योंकि आई डोंट हैव स्केल हेयर ना, तो आप लोगों के पास स्केल्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको ये इसके अंदर विद इन बॉक्स ही लिखना है। तो दैट इज सिचुएशन वेकेंट, ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई इज एम आर का जरूरत नहीं है। और ये विल बी प्रोवाइडेड ऑल्सो, ये मैंने इसलिए लिखा है, विल का यूज इसलिए किया है, भी की जाएंगी, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये लिखना है। वैसे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही लिखा जाता है। और ये तकरीबन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही लिखा जाता है, लाइक जो सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उन उसमें ही लिखा जाता है। नॉट इन अ कंप्लीट सेंटेंस इसी तरह लिखी जाती है ये, क्योंकि इसमें जितने वर्ड्स आप इंक्रीज करेंगे उतने ही जो उसके एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कम वर्ड्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जो नीड्स है वो लिख देते हैं। और इसकी जो वर्ड लिमिट है मैक्सिमम 50 वर्ड्स होती है। तो ना तो आपको, मैंने आपको जैसे नोटिस राइटिंग में बताया था, ना तो आपको अंडर वर्ड्स लिखना है ना ही आपको ओवर वर्ड्स लिखना है, क्योंकि अंडर वर्ड्स के भी ही आपके नंबर कटेंगे और ओवर वर्ड्स के लिए भी आपके नंबर काटे जाएंगे। तो दैट इज सिचुएशन। अब जैसे हमने पहले किया था सिचुएशन वेकेंट, उसी तरह अब नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वेकेंट में मैंने आपको बताया था जैसे कंपनी के पास जॉब खाली हो गई थी, जॉब हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें मैनेजर चाहिए, वो ऐसे मतलब अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे थे। अब इसी तरह जैसे उनको एक एम्प्लॉय चाहिए, अब एक जो बेरोजगार बंदा है, वेला बैठा है, तो वो लोगों को कैसे बताएगा, वो बताएगा सिचुएशन वांटेड में मैं एक वेल क्वालिफाइड टीचर हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बड़ा अच्छा हूँ फलानी चीज़ में, मेरी राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी है और मुझे एक जॉब चाहिए और मेरी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट होती है जैसे हमने पहले किया था सिचुएशन वेकेंट में। ऑलमोस्ट उसी तरह ही है जैसे मैंने आपको बताया, जो टाइटल है उसको आपने बिल्कुल ऊपर लिखना है कैपिटल में बड़ा बड़ा, उसमें था सिचुएशन वेकेंट, इसमें है सिचुएशन वांटेड, ठीक है। अब उसमें जो भी था, हमने लुकिंग फॉर अ जॉब इन वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स, वो बता रहा है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैं जॉब देख रहा हूँ किसी भी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में। डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पीयू, बता दिया पीयू क्या है, अभी मैंने वो अब अपनी क्वालिफिकेशन के एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पीयू से की है, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। 5 years एक्सपीरियंस, और वो बता रहा है कि उसमें पूछा था ना कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसने बोला कि मुझे अब मैंने यहाँ जैसे लिखा प्राइवेट स्कूल, अब वो टीचर की है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको अगर मान लो कोई अकाउंटेंट है लुकिंग फॉर अ जॉब इन वन ऑफ द MNC या मल्टीनेशनल कंपनीज, डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी डिड माई CA या जो भी उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वो बता देगा, फ्रॉम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से भी की है, और फिर वो बताएगा सेम ही आ जाएगा इसमें भी, जैसे टीचर ने बोला हैव 5 years एक्सपीरियंस, वो बता देगा हैव 5 years एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये एडिशनल, जैसे उसमें बोला था ना कि हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स या फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, पिछली एडवर्टीजमेंट में उसमें इसने थोड़ा डिफरेंट ढंग से लिख दिया कि मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो हर तरह की जॉब में ज़रूरत होती है हमें, वेदर ही और शी कैन बी इज अ टीचर और अ मैनेजर और अकाउंटेंट और अ रिसेप्शनिस्ट, व्हाटएवर, कोई भी जॉब होती है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, जो कि एक्सीलेंट, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है ना, ये सब बड़ी मैटर करती है। क्योंकि हम
कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब टीचर जो है वो क्या है, टीचर भी अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है ना, एडवोकेट अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। तो ये क्या होता है, हम सब सेल कर रहे हैं। जब सेल करना तो जो कस्टमर है हमारा, हमें उसे हमेशा स्माइल करके, है ना, और मतलब उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फील करा के हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स या जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। अदरवाइज कोई किसी के पास नहीं आता, क्योंकि अगर कस्टमर्स के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है और कंपनीज के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। नेक्स्ट आ गया वो प्लीजिंग पर्सनालिटी। भी पर्सनालिटी बड़ी उसकी बड़ी है। प्लीजिंग का मतलब वो खुश मिजाज है, ऐसे नहीं उसका हमेशा मुंह बना रहता है, सड़ा रहता है वो, नहीं, वो हमेशा लोगों से हंस के मिलता है ना। चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई लाइक अकाउंटेंट है, तो वो अपने कुलीग से, अपने बॉस से, अपने जूनियर से सबसे बड़ा हंस के मिलता है। इसी तरह सैलरी नेगोशिएबल, जैसे आपको पिछले में था सैलरी नेगोशिएबल, वो सैलरी जो ऑफर कर रहे थे इट कैन बी नेगोशिएबल, और इसमें भी है सैलरी कैन बी नेगोशिएबल भी। अगर मान लो मुझे जॉब चाहिए और मेरी जो नीड है, मैं आई वांट 30,000 पर मंथ, बट अगर मुझे स्कूल पसंद आता है और उनके पर्क्स और जो इंसेंटिव्स हैं मुझे अच्छे लगते हैं, तो आई कैन अग्री ऑन 28,000 25,000, है ना। तो इट कैन बी नेगोशिएबल। अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे, आपने ये बताना, इंटरव्यू पे तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए, अगर आपने बताया कि मैं जॉब के लिए फ्री हूँ, मुझे बुलाओ, तो वो इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा अगर आप किसी पर्टिकुलर डे में फ्री है, भी आई एम फ्री अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन मंडे और ट्यूसडे ओनली, ये लिख दो। और अगर आप लिखो इन ऑन एनी वर्किंग डे, अगर आप बिल्कुल जॉबलेस हो, है ना। कई बार क्या होता है कि वी आर विद इन, हम जॉब में होते हैं बट हमें जॉब चेंज करनी होती है ड्यू टू सिचुएशन। हमें जॉब हो सकता है जो वर्किंग प्लेस है वो नहीं पसंद, और हो सकता है जो हमें सैलरी मिल रही है वो हमें नहीं पसंद, और या फिर जॉब जो है वो मेरी लाइक ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है, मतलब मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, तो आई वांट टू चेंज माय जॉब। तो जब जॉब में हम होकर कहीं पर सिचुएशन वांटेड के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा उन्हें भी हम किस दिन फ्री हैं इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप फ्री हैं, जॉबलेस है, तो आप लिख सकते हो अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे। इंटरेस्टेड स्कूल्स में कॉन्टैक्ट एट, इसमें अगर मान लो टीचर की जॉब है तो आप टीचर हो तो आप स्कूल्स लिख दोगे, और अगर आप वही मैंने बताया मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, तो आप लिख सकते हो इंटरेस्टेड कंपनीज या इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन व्हाटएवर में कॉन्टैक्ट एट। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी भी यू कैन ऐड, और फिर आपका ब्रैकेट में नाम आ जाएगा। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि टीचर हो। टीचर का नॉर्मली आजकल स्कूल में क्या होता है, पहले तो इंटरव्यू में टीचर रख लेते थे, अब क्या करते हैं वो डेमो लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी। वो एक आपको क्लास देते हैं, लेसन देते हैं आपकी पसंद का, तो आपको बोलते हैं भी इन विच लेसन यू आर वेरी गुड ना, आप वो लेसन या टॉपिक चूज कर लो और यू कैन टीच ओवर देयर इन द क्लास। वो आपको एक प्रैक्टिकल क्लासरूम में, मान लो अगर आप +1 +2 के लिए, मैं टीचर की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मुझे +1 की एक जो सेक्शन है उसमें भेज देंगे, है ना, और मुझे वहाँ पर मेरे पसंद का जो मुझे जिसमें आई एम वेरी गुड, तो मुझे वो टॉपिक पढ़ाना है ना, तो वो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। तो रेडी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी ऑफ द डेज, आप ये बीच में हाईलाइट कर देते हो, ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हो, ठीक है ना। तो दैट इज सिचुएशन वांटेड, ठीक है। अगेन वही 3 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले जो टाइटल है, दूसरा जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और तीसरा अगेन दैट मस्ट बी इन अ बॉक्स, और बॉक्स मस्ट बी परफेक्ट आउटलाइंड, पूरी तरह से आउटलाइन होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सिचुएशन वेकेंट से मिलती जुलती जो चीज़ें आपने, जो वर्ड्स, जो सेंटेंस, मतलब नॉट कंप्लीट सेंटेंस, आपने जो फ्रेजेस यूज किए वही ऑलमोस्ट इसमें यूज होंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो है फॉर सेल, ठीक है। फॉर सेल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो टाइटल है वो हमेशा ही कैपिटल में बिल्कुल ऊपर आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा, फॉर सेल। अब ये कैसे स्टार्ट होती है, अब ये जो सेल है, इट कैन बी सेल ऑफ अ हाउस, और इट कैन बी सेल ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल कैन बी 4 व्हीलर और व्हीकल कैन बी 2 व्हीलर, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल अ क्रीम कलर्ड, पहले आपने जो आपका व्हीकल सेल के लिए है उसका आप कलर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ मैं डैश भी छोड़ सकती थी, पर मैंने लिख दिया मारुति 800 ऑब्लिक एक्टिवा, है ना। कोई भी आप 2 व्हीलर बेच रहे हैं तो आप
एक्टिवा लिख सकते हैं, या जो भी है, बुलेट है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई एक्सेस है, जो भी वट एवर। और कार बेच रहे हैं तो मैंने मारुति 800 लिखी है, आप कोई मॉडल लिख सकते हैं, ठीक है। इन अ वेरी गुड कंडीशन, बताना है कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो देखने में कैसा भी, मतलब एक जैसे कोई सेकंड हैंड व्हीकल खरीदता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्हीकल बिल्कुल ही गंदा सा लगता हो। तो आप बता रहे हैं अपने व्हीकल की फीचर्स बता रहे हैं जो आपने बेचना है, कि वो बड़ी अच्छी कंडीशन में हार्डली रहना, बताओगे आप कितने किलोमीटर वो चला हुआ है ना। मैंने यहाँ 1500 किलोमीटर लिखा है, आप 10,000 लिख सकते हैं, 5000 किलोमीटर, जितना भी चला हुआ व्हीकल, ठीक है। इट इज 2018 मॉडल। अब इसका मॉडल नंबर बताना है भी, मॉडल क्या है, अगर 2016 मॉडल है, 2017 मॉडल है, 15 वट एवर जो भी है, वो आपने यहाँ मॉडल नंबर मेंशन करना है, क्योंकि जो परचेज करने वाला होता है, बायर होता है, तो उसको सारी स्पेसिफिकेशन अगर एडवर्टीजमेंट में पहले क्लियर कट दी हो ना, तो जो जिसकी अगर स्पेसिफिकेशंस के साथ मैच करता है वही बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, नहीं तो आपको बेफजूल में बार बार लोग कॉल करके परेशान करेंगे, ठीक है। इट कैन बी पाइल्ड बोथ ऑन सीएनजी एंड पेट्रोल। अब ये लाइन आपको जब लिखनी है जब आप 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं। अगर आप 2 व्हीलर बेचना चाह रहे हैं, जैसे अगर आपको जो पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर, उसमें 2 व्हीलर के बारे में है, तो फिर आपने ये लाइन जो है ओमिट कर देनी है, मतलब स्किप कर देनी है, ये लाइन यूज नहीं करनी। ये लाइन सिर्फ हमने 4 व्हीलर के लिए ही यूज करनी है। हैव ओरिजिनल एसेसरीज। नॉर्मली क्या होता है, कई बार लोग व्हीकल परचेज करते हैं और उसकी एसेसरी मार्केट से लगवा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो एसेसरी है वो सस्ती अवेलेबल होती है, क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं होती, ठीक है। तो आपने उसे बताना ही है, आपके मतलब जो व्हीकल आपने सेल करना उसकी एक क्वालिटी है, एक गुड फीचर है। तो जो उसकी एसेसरीज है, जैसे एसेसरी में क्या आता है, हैंडल का जो कवर है ना, जो गार्ड्स होते हैं, सीट कवर होता है ना, ये सब एसेसरीज में आता है। तो बताना है कि जो उसकी ओरिजिनल एसेसरी है। प्राइस इज नेगोशिएबल। आप यहाँ चाहें तो प्राइस मेंशन कर सकते हैं भी आप कितने में इसको बेचना चाहते हैं, और ये भी लिख सकते हैं प्राइस इज नेगोशिएबल। जब भी बायर आपको कांटेक्ट करेगा, देन आप उसको उस टाइम फोन पे ऑन कॉल बता सकते हो कि मैं अपना व्हीकल इतने में बेचना चाहता हूँ। द पार्टी इज सेलिंग द कार और एक्टिवा ड्यू टू माइग्रेशन टू कैनेडा। अब कई बार लोग कह देते हैं अगर इतना अच्छी कंडीशन में व्हीकल है तो आप बेच क्यों रहे हो, तो हम ये रीजन देख सकते हैं भी, जैसे कई लोग बाहर ट्रांसफर हो गई है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, फॉरेन शिफ्ट हो गया है, तो वो क्या करता है अपना व्हीकल, ऑब्वियसली उसको व्हीकल बेच के जाना पड़ेगा ना। तो बता दें कि भी हम रीजन दे देंगे भी हम क्यों सेल कर रहे हैं, अगर गुड कंडीशन में है तो हम खुद क्यों नहीं रख रहे, तो हम वहाँ रीजन दे देंगे भी हम इस रीजन के कारण, क्योंकि वी आर जो पार्टी है वो दैट इज माइग्रेटेड टू कैनेडा। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया ना, ज्योति, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो नाम अगर न्यू क्वेश्चन पेपर में जो नाम दे रखा है तो आपको वही नाम यूज करना है, अदरवाइज ठीक है ऑफ इधर एड्रेस दे देंगे अपना बठिंडा, और 2 ऑप्शन देंगे, और यू कैन प्रोवाइड द मोबाइल नंबर और भी रिंग एट दैट नंबर बिटवीन। अब आप आवर्स दे देंगे, टाइम बीच कॉन्टेक्ट आवर्स बिटवीन 10 to 4 PM ओनली, 10 AM to 4 PM ओनली, भी आपको कोई बाद में या पहले डिस्टर्ब ना करे। तो ये है फॉर सेल। इसी तरह फॉर सेल में आपको वो भी आ सकता है हाउस का, है ना, तो वो भी करते हैं। अब फिर अगेन 3 रूल्स, जो इसका जो टाइटल है वो बताना, फॉर सेल है, फॉर रेंट है, सिचुएशन वेकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, ये पहले होना चाहिए। फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज 2, और थर्ड वन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन इन अ बॉक्स के बिना इसका कोई यूज नहीं है, बॉक्स के बिना आपको इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। और बॉक्स मस्ट बी प्रॉपरली आउटलाइन, सीधी लाइनें होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए। अगेन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए, ना तो अंडरवर्ड ना ही ओवरवर्ड्स। ठीक है जी, क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, जैसे पहले सिचुएशन वेकेंट थी, सिचुएशन वांटेड थी, फिर सेल ऑफ व्हीकल था, अब है सेल ऑफ हाउस या फ्लैट, जो भी है मतलब। अब अगेन वही फॉर सेल हमने जैसे पहले लिखा था। स्टार्ट, ये बड़ा शॉर्ट कट होता है क्योंकि मैंने आपको बताया एवरी वर्ड एड्स अमाउंट, मोर अमाउंट। जितना हम ज़्यादा वर्ड्स इसमें ऐड करेंगे उतनी ही ज़्यादा महंगी एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी। जब स्टार्ट करेंगे फॉर सेल,
अशोक विहार बताना है एरिया, पहले बताना हमने किस लिए लिख रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद जो एरिया, किस एरिया में वो चीज़ अवेलेबल है। डीडीए फ्लैट, मतलब फ्लैट जो बिल्डिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ डीडी मित्तल टावर्स है, ऐसे डीडीए फ्लैट्स फर्स्ट फ्लोर भी कौन से फ्लोर पर सिचुएटेड है। फ्लैट्स आपको पता ही है, जो एक बिल्डिंग होती है उसमें हर एक फ्लोर पे अलग अलग छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं, 2000 का फ्लैट्स आपको ऑलरेडी पता ही है। और फिर स्पेसिफिकेशन देनी है कि पहले वो कौन से फ्लोर पे सिचुएटेड है, 2 बेडरूम्स उसमें, और उसके अंदर से स्पेसिफिकेशन देनी है भी उसमें कितने बेडरूम्स है। ड्राइंग कम डाइनिंग विद फुल इंटीरियर, डाइनिंग हॉल भी बना हुआ, ड्राइंग रूम भी है, और वो पूरा टोटली इंटीरियर डेकोरेशन उसमें हुई है, इंटीरियर्स हैं उसमें। कार पार्किंग अवेलेबल, वहाँ पर कार पार्किंग भी अवेलेबल है। नॉर्थ पार्क फेसिंग, भी जो फ्लैट की जो फेस किस तरफ को उसका कहाँ की फेसिंग है, मतलब नॉर्थ फेसिंग है, और जहाँ से मतलब उसका दरवाज़ा खुलता है या फेस होता है वहाँ पर उसके सामने पार्क है। लोकेटेड नियर मेन मार्केट, अब ये भी स्पेसिफिकेशन देनी है। आपने देखा होगा जैसे हमारे डीडी मित्तल टावर्स हैं, हमारे सिटी से बड़ा दूर पड़ते हैं, पर उनके आसपास अब क्या है, लोकल मार्केट बनी हुई, मेन मार्केट भी। वहाँ के लोगों को अगर कुछ सामान खरीदना है तो वहाँ पर उनको नियर बाय में ही सामान मिल जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी हम घर तो ले लेते हैं, बट जब हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए रूटीन यूज़ की, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है बड़ी दूर ड्राइव करके। तो ये दैट इज़ मेन पॉइंट हमें बताना है कि उसके पास बिल्कुल नज़दीक में मेन मार्केट अवेलेबल है। और उसके बाद बताना कि जो प्राइस है इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल, ठीक है ना। उसका प्राइस जो है जिस हिसाब से मतलब इसकी स्पेसिफिकेशन है हाउस की, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस बड़ा रीजनेबल है। अगेन फिर कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें। फिर वही अगेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सेकेंड वाली और थर्ड वाली अगेन बॉक्स। ठीक है जी, क्लियर है आपको। अब इसी तरह अगर हम कहें कि चलो सेल से हटाकर हम कुछ और कहें, आपको रेंट मैंने बताया था फॉर रेंट, तो हम इसको हटाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेंट। यहाँ पर अगेन रेंट, फॉर रेंट। सारी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेम है। रीजनेबल प्राइस की बजाय रीजनेबल रेंट, ठीक है। अगेन तो ये सब बिल्कुल सेम एज इट इज ही, रेंट वाली और सेल वाली बिल्कुल एज इट इज ही सेम एडवर्टीजमेंट होगी। और बाकी जैसे मैंने यहाँ एड्रेस दिया ना, अशोक विहार डीडी फ्लैट फर्स्ट फ्लोर, तो ये आपको हो सकता है एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया हो, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, तो आपको वही उसके अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं, ना कि मेरे वाले स्पेसिफिकेशन लिखने हैं। ये सिर्फ आपको एक लाइक ओवरव्यू दिया जाता है ताकि आपको ये ना पता ना लगे भी, पता लग जाए भी कहीं आप सोचो भी इसमें क्या लिखना था। तो ये आपको एक सिर्फ एक आउटलाइन एग्जाम्पल दी जाती है जिससे कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड ही है ना। जो चीज़ें आपको अगर मान लो उसमें बताया हो कि मुझे ये घर रेंट के लिए लेना है और मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आपको वही वाले वर्ड्स वही वाली स्पेसिफिकेशन को यूज़ करना, ना कि इसको। ये तो इसलिए दिया कि अगर आपको सिंपल सा दे रखा है तो आपने कैसे इसको लिखना है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ ना। अब हम लॉस्ट एंड फाउंड वाली एडवर्टीजमेंट करेंगे, दैट इज लास्ट वन। एंड द नेक्स्ट वन इज, जैसे हमने डिस्कस किया था लॉस्ट एंड फाउंड वाला, तो अगेन वही जो आपकी हेडलाइन है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। तो आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मेरी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ घूम गई है। लॉस्ट माई लाइट ब्लैक कलर्ड लेदर बैग। अब देखो इसे एक लाइन में उसने सारा कुछ बता दिया भी, मेरा एक लाइट ब्लैक कलर का लेदर का बैग घूम गया है while traveling on bus number 440 running between railway station and mini secretariat बठिंडा। और उसे बता दी कि जब मैं ट्रेवल कर रहा था बस नंबर 440 से, जो कि मिनी सेक्रेटरीट और रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है, तो लोकल बसेस होती है ना, जैसे रेलवे स्टेशन से मिनी सेक्रेटरीट आ गई, मिनी सेक्रेटरीट से फिर अगेन रेलवे स्टेशन आ गई। तो उस टाइम जब ट्रैवल कर रहा था मैं उसमें, उस बस में, वहाँ पर ऑन फ्राइडे उसने दिन भी बताया भी किस दिन घुमा है ना, बिटवीन टाइम बताया है। और देखो जो लोकल बसेस है वो तो सारा दिन चलती हैं, तो हमें टाइम भी पता होना चाहिए। तो उसने टाइम बताया है 10 AM to
11, सॉरी इधर 11 AM आएगा, 11 AM द बैग। और फिर देखो उसने सारी स्पेसिफिकेशन दे दी। मेरा एक लाइट ब्लैक कलर का लेदर का बैग है। जब मैं ट्रेवल कर रहा था बस नंबर 440 से, जो कि मिनीसेक्टेड और रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है, ठीक है, फ्राइडे को बिटवीन किस टाइम पे ट्रैवल करा था वो 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, तो उसका एक बैग जो है वो गुम गया। अब वो बता रहा है कि बैग में क्या क्या है, वो बता रहा है, कंटेंट्स बता रहा है। द बैग कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माय सर्टिफिकेट्स। अब जैसे उसका हो सकता है कोई जॉब इंटरव्यू पे जा रहा होगा, है ना, कुछ भी है, उसके पास उसके सर्टिफिकेट उस बैग में थे, चेकबुक थी उसमें और उसका पासपोर्ट भी था, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फिर उसने फिर आगे लिखा है फाइंडर में प्लीज कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया ना, ये मेरा सामान घूम गया मैंने, और ऑन फोन नंबर, अपना नंबर दे दिया। तो हमने देखा कि कितना छोटा सा मतलब ये है एडवर्टीजमेंट, और इसमें सारा कुछ बता दिया उसने। अगेन फिर इंपॉर्टेंट आपको टाइटल जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और थर्ड वन इज दैट इज योर बॉर्डर आउटलाइन। ये आउटलाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको पता लगा, देखो लॉस्ट अगेन, लॉस्ट माई लाइट ब्लैक कलर्ड लेदर बैग वाइल ट्रेवलिंग ऑन बस नंबर 440 रनिंग बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड मिनी सेक्रेटरीट बठिंडा ऑन फ्राइडे बिटवीन 10 AM to 11 AM। देखो इसने एक सेंटेंस में सारा कुछ बता दिया आपको। फिर आगे उसने सेकंड सेंटेंस में क्या बताया, द बैग कंटेन्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग माई सर्टिफिकेट्स, चेकबुक एंड पासपोर्ट। वो बताया बैग में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। और उसने बताया फाइंडर को बताया अगले में भी मुझे कांटेक्ट करे इस नंबर पे। समझ आ गया आपको। अब जैसे कि लॉस्ट है, इसी तरह हम लिख सकते हैं फाउंड। मान लो आपको बैग मिल गया, ठीक है, तो यहां लिखेंगे फाउंड अब माई तो लिख नहीं सकते ना, फाउंड अ लाइट ब्लैक कलर्ड लेदर बैग वाइल ट्रैवलिंग ऑन बस, सेम लिख दो, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। अब द बैग कंटेन्स, अब देखो इसमें अगर पासपोर्ट है फिर तो उसको पता लग गई है ना, सर्टिफिकेट में सिर्फ नाम होता है, चेकबुक है ना, और भी लिख सकते हैं आप, एंड कीज, ठीक है। अब क्या है, ऑनर में कॉन्टैक्ट प्लीज, बिल्कुल एज इट इज सेम है, देखो बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम वर्डिंग है। लॉस्ट की जगह हमने फाउंड लिख दिया, यहाँ पर फाइंड अ लाइट की सॉरी लॉस्ट माई की जगह फाउंड अ, बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम होगा। इसमें फाइंडर की जगह ऑनर आ गया, ऑनर में कॉन्टैक्ट प्लीज, जो बिल्कुल एज इट इज डिट्टो है। तो ये फाउंड लॉस्ट वाला बिल्कुल सेम है, सेल परचेज वाला भी, सॉरी रेंट वाला है ना, और सेल वाला ऑलमोस्ट सेम है ना, रेंट ऐसी। अब अदर भी कुछ और भी 2-3 तरह के एडवर्टीजमेंट है जो कि मैं नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यू मे गेट बोर्ड, है ना। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे वीडियो से बोर हो, तो वो मैं आपको आपके जैसे होमवर्क डालूंगी तो उसके अंदर जो 1-2 रह गई है, 1-2 टाइप की एडवर्टीजमेंट, तो आई विल फॉरवर्ड यू, ठीक है। आई होप आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया देन दैट इज वेल एंड गुड। एंड